हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है, हम मध्य प्रदेश वर्ग 3 चयन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और वर्ग 3 की जो चयन परीक्षा की है वो डेट आ चुकी है। आप सभी को पता है कि 9 अक्टूबर 2025 से आपके वर्ग 3 चयन परीक्षा के एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो आप लोग जो अभी सीरियस नहीं थे पढ़ाई के प्रति, सीरियस हो जाइए और अच्छे से अपनी पढ़ाई कीजिए। पूरा फोकस आपका भी इस टाइम पे पढ़ाई में होना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे बहुत अच्छी वैकेंसी आई हैं और बहुत आपके चांसेस हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और जो ये सिलेबस चेंज हुआ है तो ये सबके लिए है, सभी के लिए नया सिलेबस है, तो ये अच्छी बात है, सबके लिए एक नई अपॉर्चुनिटी है। भूगोल में हम बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं, ऑलमोस्ट हमारे सभी टॉपिक्स हो चुके हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है संसाधन व भू उपयोग। 2-3 क्वेश्चंस के आंसर मैंने पहले ही मार्क कर दिए हैं, क्योंकि पीडीएफ पहले से नोट हो चुकी थी, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, संसाधन से क्या आशय है। जो हमारा टॉपिक है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि संसाधन होते क्या हैं। तो संसाधन से आशय बताना है। इसका आंसर जैसा कि आप देख रहे हैं पहले से ही मार्क है, तो कोई भी वस्तु जो मानव आवश्यकताओं को पूरा करे। संसाधन किसे कहते हैं? कोई भी वस्तु, चाहे वो प्राकृतिक हो या मानव निर्मित, तो जो आवश्यकताओं की पूर्ति करे हमारे, तो उसको बोलेंगे संसाधन। जैसे कि जो जल क्या है, एक संसाधन है, क्योंकि जल से हमारी बहुत सी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। सूर्य एक संसाधन है, बिना सूर्य के हमारा जीवन संभव नहीं है, क्योंकि सूर्य से क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से ही हमारा भोजन हमें मिलता है। तो इस वजह से जितने भी जो प्राकृतिक या मानव निर्मित चीज़ें हैं जिससे हमारी ज़रूरतों की पूर्ति होती है, उनको हम संसाधन कहते हैं। संसाधन वह है जो उपयोगी व तकनीकी दृष्टि से प्रयोज्य हो, मतलब जिसको अपन अपने अनुकूल बना सकें, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। तो संसाधन 2 प्रकार के हो सकते हैं, एक तो प्राकृतिक और दूसरे मानव निर्मित। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में थोड़ी सी दिक्कत थी, गलत हो गया था। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, नवीकरणीय संसाधन कौन से हैं। तो बताना है कि नवीकरणीय इंग्लिश में बोलते हैं रीन्यूएबल रिसोर्सेज। तो ये किसे कहते हैं? इसका आंसर है जल व सौर ऊर्जा। तो जो हमारा जल है प्रकृति प्रदत्त, ये क्या है, हमारे लिए बहुत बड़ी धरोहर है। हमारा जीवन ही काय से संभव है? जल से। तो जल व सौर ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन है। नाम से समझ में आ रहा है, जिनको अपन क्या कर पाएँ, रीन्यू कर सकें, जिनको रीन्यू किया जा सके, फिर से नया किया जा सके, उनको बोलते हैं नवीकरणीय संसाधन। जैसे ये कोयला है, तो कोयला एक बार नष्ट हो गया तो इसको अपन फिर से नया नहीं कर सकते हैं, इसको बनाने में बहुत टाइम लग जाता है। तो जबकि जल व सौर ऊर्जा को अपन क्या कर सकते हैं, नया कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, संसाधन नियोजन का पहला चरण क्या है। जो संसाधन नियोजन है, मतलब जो अपन रिसोर्सेज की प्लानिंग करते हैं, इंग्लिश में संसाधन को बोलते हैं रिसोर्स। तो जो संसाधन की प्लानिंग है, जो अपन संसाधन का नियोजन करते हैं, इसका फर्स्ट स्टेप बताना है कि इसका प्रथम चरण क्या होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संसाधनों की पहचान व सर्वेक्षण। सबसे पहले हमें संसाधनों को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, संसाधनों का क्या करना पड़ेगा, सर्वे करना पड़ेगा रीजन वाइज, कि कौन से क्षेत्र में कौन से संसाधन पाए जाते हैं, और जो एरिया वाइज अपन को उनको क्या करना है, मार्क करना है, सर्वे करना है। संसाधन नियोजन में पहला चरण है सर्वेक्षण। हम संसाधन की प्लानिंग कब कर पाएंगे, जब हमें पता होगा कि कौन सा संसाधन कौन से क्षेत्र में पाया जाता है। जैसे हमारे पन्ना ज़िले में, जो हमारा पन्ना ज़िला है, तो यहाँ पे कौन सा खनिज पाया जाता है, हीरा। तो सबसे पहले हमें पता करना होगा ना कि हीरा कहाँ पर पाया जाता है। यदि हमें हीरे की कोई शॉप खोलनी है या हीरे से रिलेटेड कोई भी काम करना है, तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि कौन सी ऐसी लोकेशन है दुनिया भर की, पूरे विश्व में हीरा कहाँ कहाँ पाया जाता है। और जैसे सोना कहाँ पाया जाता है, कर्नाटक में। पूरे भारत की बात करें तो सबसे अधिक सोना कर्नाटक राज्य में पाया जाता है। वहाँ पर क्या है, KGF,
कोलार गोल्ड फील्ड माइंस बहुत फेमस है, काहे के लिए? सोने के लिए। तो सोना भी तो संसाधन है, सोने से भी तो अपन बहुत सारी उपयोगी वस्तुएं बनाते हैं, हमारी ज़रूरतों की पूरी पूर्ति होती है, संसाधन है। तो सोना चांदी खनिज ये भी एक प्रकार के क्या है? संसाधन है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, भारत में संसाधन नियोजन किस पंचवर्षीय योजना में बल दिया गया? जो रिसोर्सेज की प्लानिंग है कि हमें रिसोर्सेज की प्लानिंग करनी है कि कौन से क्षेत्र में कौन से संसाधन पाए जाते हैं, तो उसके लिए आपको पंचवर्षीय योजना बतानी है। तो वो योजना थी प्रथम पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये अलग से भी अपना एक चैप्टर है ना पंचवर्षीय योजनाओं का पॉलिटी में। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना टाइम पीरियड आप लोग याद रखिए 1951 से लेकर के 56 में कृषि व संसाधन नियोजन पर बल था। जो हमारी पहली योजना थी पंचवर्षीय योजना, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारी पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई? 1951 में, 1951 से 1956 तक। और इसका प्रमुख टारगेट क्या था? कृषि, खेती पर जोर दिया गया था इसमें। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में भूमि उपयोग का सबसे बड़ा क्षेत्र किसके अंतर्गत है? भूमि उपयोग का सबसे बड़ा क्षेत्र आता है, ये है आपका कृषि भूमि। ऑप्शन सी इज करेक्ट। भारत की अधिकांश भूमि कृषि कार्य में है। कृषि में फसल विविधता पाई जाती है। जो कृषि होती है इसमें विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। किसी स्थान पर गेहूँ, किसी स्थान पर चावल, कहीं सोयाबीन, कहीं पर कपास। तो क्षेत्रीय विविधता की वजह से जहाँ की जिस प्रकार की जलवायु है, जैसी भौगोलिक कंडीशंस हैं, उसी के अनुसार वहाँ पर क्या की जाती है? खेती की जाती है। जैसे भारत के उत्तर प्रदेश में गन्ना गेहूँ बहुत अच्छा होता है। हमारे मध्य प्रदेश में क्या होता है? सोयाबीन। मध्य प्रदेश में कौन सी फसल अच्छी होती है? सोयाबीन। तो ये सब क्यों है? जहाँ पर जिस प्रकार की भौगोलिक कंडीशंस होंगी, जैसी जलवायु होगी, वैसी ही वहाँ पर कृषि में क्या पाई जाएगी? विविधता, डाइवर्सिटी होगी। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, भारत में भूमि उपयोग का सर्वाधिक नियंत्रण किस कारक पर निर्भर करता है? तो ये है आपका भौगोलिक कारक। भूमि उपयोग का सर्वाधिक नियंत्रण कौन से कारक पर निर्भर है? भौगोलिक कारक, वहाँ की जियोग्राफिकल कंडीशंस पर। भौगोलिक कारक भूमि उपयोग का प्रमुख आधार है। मतलब पहले अपन देख लेंगे ना कि कौन से एरिया की भूमि कैसी है। यदि वहाँ की मिट्टी बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, मिट्टी की उर्वरा शक्ति अच्छी है, तो वहाँ पर अपन क्या करेंगे? खेती किसानी करेंगे। यदि किसी स्थान की जो भूमि है वो बंजर है, तो वहाँ पर खेती किसानी तो पॉसिबल है नहीं। तो वहाँ पर अपन और दूसरे उद्यम लगाएंगे, कोई फैक्ट्री बना देंगे या कोई ऐसी बिल्डिंग बना देंगे, रेजिडेंशियल एरिया बना देंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है भौगोलिक कारक के, वहाँ का भौगोलिक कंडीशन कैसी है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। फैक्चुअल डेटा है, याद रख सकते हैं। ये वाला आपको याद रखना है कि कुल भूमि का 2.4% भारत के पास है। यदि विश्व की पूरी भूमि 100% है, तो हमारे भारत के पास कितना है? 100% का 2.4%। ये फैक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है। कई पेपर्स में पूछा गया है कि जो भारत के पास भूमि है वो विश्व के क्षेत्रफल की कितनी है? तो 2.4% है। भारत के पास कितनी है? 2.4%। कमेंट सेक्शन में बताइए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? परसेंटेज आपको पता चल गया कि भारत कुल भूमि का पूरे विश्व में जितनी भी भूमि है उसका 2.4% भारत के पास है। और जो रैंकिंग है ना क्षेत्रफल की दृष्टि से कि कौन सा देश सबसे बड़ा है, तो आपको भारत की रैंकिंग बतानी है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, भारत में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण क्या है? भूमि निम्नीकरण का मतलब क्या होता है? जो भूमि की उर्वरा शक्ति खत्म हो जाती है या भूमि बंजर हो जाती है,
तो उसी को बोलते हैं भूमि निम्नीकरण। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नंबर 1 है औद्योगिकीकरण, नंबर 2 अत्यधिक चराई, ऑप्शन 3 शहरीकरण। तो इन सभी कारणों से क्या हो रहा है, भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। अपन बहुत सारे उद्योग स्थापित कर रहे हैं, उद्योग से बहुत ज़्यादा हानिकारक कचरा निकलता है, हानिकारक गैसें निकलती हैं, जल निकलता है प्रदूषित। तो इससे क्या हो रहा है कि जो भूमि की उर्वरा शक्ति है, क्रॉप की प्रोडक्टिविटी की जो शक्ति है वो क्या हो रही है, कम हो रही है, भूमि बंजर बन रही है। अत्यधिक चराई की वजह से भी ये हो रहा है, और शहरीकरण की वजह से। शहरीकरण में क्या होता है, जंगलों को काट दिया जाता है, उस स्थान पर घर बनाए जाते हैं, मॉल बनाए जाते हैं, हॉस्पिटल्स बनाए जा रहे हैं, तो इससे वनों को भी लॉस हो रहा है और जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति है वो कम हो रही है। भूमि निम्नीकरण प्राकृतिक व मानवजन दोनों कारणों से होता है। मानव क्या कर रहा है, अपनी ज़रूरतों की पूर्ति के लिए जंगलों को काट रहा है, तो वहाँ से इस वजह से वहाँ पर क्या हो रहा है, पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, और अल्टीमेटली जो असर है वो हमारी कृषि पर देखा जा सकता है। पैदावार में क्या आ रही है, कमी आ रही है। वनों की कटाई, अत्यधिक खेती, चराई, खनन, ये सब प्रमुख कारण हैं। शहरीकरण, औद्योगिकीकरण, बहुत बड़े बड़े उद्योग स्थापित किए जा रहे हैं, जिससे वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 10, भूमि संरक्षण हेतु सबसे उपयुक्त उपाय कौन सा है? तो इसके लिए सबसे अच्छा उपाय है समोच्च जुताई, ऑप्शन बी इज करेक्ट। और ये कहाँ पर की जाती है, जो ढालवा भूमि होती है, जैसे ढलान वाली भूमि होती है, वहाँ पर समोच्च जुताई की जाती है। इससे मृदा अपरदन क्या होता है, कम होता है। समोच्च जुताई का एक बेनिफिट ये है कि जो मृदा अपरदन है, मिट्टी का कटाव है, मिट्टी कट करके एक स्थान से बह जाती है, तो वहाँ पर क्या होता है, मिट्टी की कमी। जब मिट्टी की कमी होगी तो वहाँ पर फसलों की भी कमी हो जाएगी, पैदावार अच्छी नहीं होगी। तो जो ढलान वाले स्थान हैं, जहाँ पर ऐसे ढलान पाई जाती है, वहाँ पर समोच्च जुताई की जाती है। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में भूमि निम्नीकरण सर्वाधिक किस राज्य में है? तो ये है राजस्थान में। राजस्थान कहाँ पर है, भारत के पश्चिम में राजस्थान स्थित है। और राजस्थान में ही कौन सा मरुस्थल है, थार का मरुस्थल। राजस्थान में भूमि निम्नीकरण सबसे अधिक है। शुष्क जलवायु और मरुस्थलीकरण कारण है। वहाँ पर भूमि निम्नीकरण का क्या कारण है, वहाँ की जो जलवायु है बहुत ज़्यादा शुष्क है, वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, बारिश की कमी है, 50 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है, मृदा अपरदन अत्यधिक है। तो इन सब कारणों से सबसे ज़्यादा निम्नीकरण कहाँ पर है, कौन से राज्य में, राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 12, मृदा अपरदन रोकने हेतु कौन सा उपाय उपयुक्त है? तो इसके लिए अपन को करना चाहिए वनीकरण। वनीकरण का मतलब है हमें फॉरेस्ट को बढ़ावा देना है, अधिक से अधिक हमें पेड़ लगाने हैं, पौधे लगाने हैं। मृदा अपरदन रोकने के लिए सबसे अच्छा उपाय है वनीकरण। वनीकरण में क्या होता है, पेड़ों को लगाया जाता है, क्योंकि जो पेड़ होते हैं, पेड़ क्या करते हैं, पेड़ की जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी को आपस में बांध के रखती हैं, जिससे मृदा का अपरदन नहीं होता है। वनीकरण मृदा संरक्षण का सर्वोत्तम तरीका है। सॉइल कंजर्वेशन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका क्या है, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे कारगर उपाय है कि हम क्या करें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। जब हम पेड़ लगाते हैं तो जो पेड़ की जड़ें होती हैं वो मिट्टी को, आसपास की जो मिट्टी होती है उसको बांध के रखती हैं, मिट्टी को दूर नहीं जाने देती, मिट्टी को भागने नहीं देती हैं। तो इसी को बोलते हैं मृदा संरक्षण। ये लिखा है ना, जड़ें मिट्टी को बांध करके रखती हैं। जब जड़ें मिट्टी को अपने में बांध करके रखेंगी तो क्या होगा, मृदा अपरदन कम होगा और इससे भूमि की उर्वरता बनी रहती है। क्वेश्चन नंबर 13, जल संसाधन नियोजन का अंतिम उद्देश्य क्या है? तो ये है संतुलित और सतत विकास। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट।
संतुलित और सतत विकास। संसाधन नियोजन, जो हम प्लानिंग करते हैं ना, रिसोर्सेज की प्लानिंग की जाती है कि कौन सी जगह पर कौन से संसाधन पाए जाते हैं, अपन इसका सर्वे करते हैं, सर्वेक्षण करते हैं। सरकार द्वारा क्या किया जाता है, सर्वेक्षण किया जाता है और संसाधन के आधार पर ही वहाँ पर विभिन्न प्रकार के उद्योग स्थापित किए जाते हैं और जो भी ज़रूरत की चीज़ें वहाँ पर स्थापित की जाती हैं। तो इसका अंतिम उद्देश्य क्या है? अंतिम उद्देश्य है संतुलित और सतत विकास। हमें क्या हमारा जो डेवलपमेंट है, जो हमारा विकास है, हम विकास कर रहे हैं, वो कैसा होना चाहिए? संतुलित होना चाहिए। संतुलित का मतलब है कि जो डेवलपमेंट है बैलेंस्ड हो, इससे हमारे पर्यावरण को हानि ना हो, हमारी ज़रूरतों की पूरी हो, ज़रूरतों की क्या हो, पूर्ति हो, साथ ही साथ हमारे पर्यावरण में प्रदूषण ना हो, हमारे पर्यावरण को किसी भी प्रकार की हानि ना हो। हमें ऐसा विकास करना है। और जो हमारे संसाधन हैं, हमें संसाधनों का बहुत अच्छे से उपयोग करना है ताकि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, भावी पीढ़ी है, फ्यूचर में जनरेशन जो आएगी, हमारे बच्चों के बच्चे होंगे, उनके लिए संसाधनों की कोई भी कमी ना हो। जैसे जल का ही हम बहुत अच्छे से उपयोग करें, जितनी ज़रूरत है उतना ही इस्तेमाल करें, व्यर्थ में हम जल को ना बहाएं। तभी जो जल है, जल की आपूर्ति आने वाली जनरेशन में भी हो सकेगी। इसी को बोलते हैं सतत और संतुलित विकास। क्वेश्चन नंबर 14, भूमि उपयोग का अध्ययन किस विज्ञान का विषय है? तो ये है भूगोल का, ऑप्शन बी, जियोग्राफी। जियो का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफी का मतलब है अध्ययन। भूगोल में भूमि उपयोग का विस्तृत अध्ययन होता है। हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं ना कि हमें भूमि का उपयोग कैसे करना चाहिए, कौन से क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती हैं, तो ये सब टॉपिक्स आपके ज्योग्राफी से रिलेटेड हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत कृषि योग्य भूमि है? मतलब जितना हमारे पास भौगोलिक एरिया है उसमें से कितने % है जिसमें से अपन कृषि लायक भूमि है? तो ये है आपका 43%, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। भारत में लगभग 43% भूमि कृषि योग्य है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, पूछा जा सकता है कि भारत में कितनी भूमि कृषि योग्य है, तो 43%। यह विश्व औसत 11% से कहीं अधिक है। कृषि आधारित अर्थव्यवस्था का कारण है भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक है। हमारे भारत पर जनसंख्या का दबाव बहुत अधिक है क्योंकि भारत क्या है, हमारा जो क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है, लेकिन जनसंख्या कितनी है? बहुत अधिक बढ़ रही है। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या कौन से देश की होगी? हमारे भारत की है। क्वेश्चन नंबर 16, परती भूमि किसे कहते हैं? सो दैट इज़ ऑप्शन बी, ऐसी भूमि जो अस्थायी रूप से अनुपयोगी हो, मतलब परमानेंटली ये अनुपयोगी नहीं है, कुछ टाइम के लिए ये कैसी हो गई है? परती हो गई है, मतलब इसमें फसल नहीं उगाई जा सकती। परती भूमि को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ा जाता है। इसका उद्देश्य भूमि की उर्वरता पुनः प्राप्त करना है। जैसे 2-3 साल खेती करने के बाद 1-2 सालों के लिए क्या किया जाता है, उस ज़मीन पर खेती नहीं की जाती है ताकि जो वहाँ की उर्वरता शक्ति है, मिट्टी की उर्वरता शक्ति है, वो फिर से आ जाए, पुनः प्राप्त कर सकें। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। भारत में वनों का क्षेत्रफल लगभग कितना है? बताइए कितना क्षेत्रफल है हमारे पास? तो ये है 21.67%, ऑप्शन ए इज करेक्ट। भारत में कुल क्षेत्रफल का जो मतलब वन है क्षेत्रफल में, वो है 21%। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। होनी कितनी चाहिए? राष्ट्रीय वन नीति 33% वन क्षेत्र का लक्ष्य रखती है। क्वेश्चन पूछा जाता है जो हमारी राष्ट्रीय वन नीति है इसमें कितने % लक्ष्य रखा गया है कि भारत की कितने % भूमि पर वन होना चाहिए? तो वो है 33%। एक सेकेंड, ये नोट क्यों नहीं हो रहा है? वेट, क्या दिक्कत हो गई इसमें?
हाँ, राष्ट्रीय वन नीति कहती है कि भारत में 33% वन होने चाहिए, लेकिन हमारे पास कितने हैं अभी? 21.67%। क्वेश्चन नंबर 18, खनन से भूमि पर क्या प्रभाव पड़ता है? खनन का मतलब क्या है? जब भूमि से विभिन्न प्रकार की वस्तुएं निकाली जाती हैं, भूमि की खुदाई करके जो वस्तुएं निकाली जाती हैं उसी जो क्रिया को बोलते हैं खनन। जो विभिन्न प्रकार के खनिज निकालते हैं, जैसे पन्ना की खदानों से अपन ने हीरा निकाला, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? खनन करना पड़ता है। खनन की प्रक्रिया है, ड्रिल मशीन से अंदर तक जाके क्या करते हैं, जो मशीन है वो खनिज निकालती है। खनन से भूमि पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इससे क्या होता है? भूमि निम्नीकरण होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, भूमि संरक्षण हेतु भारत सरकार ने कौन सी योजना चलाई है? तो ये है राष्ट्रीय भूमि संरक्षण कार्यक्रम। ऑप्शन ए इज करेक्ट। भारत सरकार की योजना है राष्ट्रीय भूमि संरक्षण कार्यक्रम। राष्ट्रीय भूमि संरक्षण कार्यक्रम 1972 में शुरू हुआ। ईयर आपको याद रखना है कि भारत में राष्ट्रीय भूमि संरक्षण कार्यक्रम कब शुरू किया गया। तो ये आया था 1972 में। उद्देश्य क्या था? जो भूमि का निम्नीकरण है इसको रोकना इसका उद्देश्य था। समोच्च जुताई, वनीकरण, चराई नियंत्रण जैसे उपाय शामिल थे। और ये समोच्च जुताई कहाँ पर की जाती है? जो ढाल वाली भूमि होती है वहाँ पर कौन सी जुताई होती है? समोच्च। वनीकरण मतलब बहुत सारे हमको वन लगाने हैं, पेड़ पौधे लगाने हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, झूम खेती क्या है? तो ये है, इससे क्या होता है? तो इससे होता है भूमि निम्नीकरण। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। झूम खेती क्या होती है? आपको पता होना चाहिए कि ये झूम खेती क्या है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन किसे कहते हैं। तो जब किसी स्थान पर जंगलों को क्या कर दिया जाता है? काट दिया जाता है। किसी स्थान पर पेड़ों की कटाई करके बाद में वहाँ पर क्या की जाती है? खेती की जाती है। उसी को बोलते हैं झूम खेती। और इसी का दूसरा नाम है कर्तन एवं दहन कृषि। झूम खेती को ही बोलते हैं कर्तन एवं दहन कृषि। याद रखना आप कि कर्तन एवं दहन कृषि किसको बोलते हैं? जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है। तो एक स्थान पे सबसे पहले जंगलों को काटा जाता है, फिर वहाँ पे खेती की जाती है। कुछ टाइम बाद वहाँ पे जो फसल है, फसल की पैदावार कम हो जाती है, तो उस भूमि को छोड़ कर के दूसरी भूमि पर क्या की जाती है? खेती की जाती है। मतलब स्थान को क्या कर लिया जाता है? शिफ्ट कर लिया जाता है। नाम है ना शिफ्टिंग कल्टीवेशन। मतलब पहले एक स्थान पर जंगलों को काटा, आग लगा दी, जो भी किया, जो भी प्रोसेस होती हो, उसके बाद वहाँ पर खेती की। लेकिन जब वहाँ की पैदावार में, वहाँ की उर्वरता शक्ति में कमी आ गई, तो क्या किया जाता है? दूसरे स्थान पर वनों को काटा जाता है। तो इसकी सबसे बड़ी कमी यही थी कि इसमें जंगलों का नाश हुआ, जंगलों का इसमें विनाश होता है। इसीलिए ये अच्छी नहीं मानी जाती है, क्योंकि इससे वनों की कटाई बहुत ज़्यादा होती है। झूम खेती उत्तर पूर्वी राज्यों में प्रचलित है। जो ये झूम कृषि है या शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, ये कौन से राज्यों में है? उत्तर पूर्वी राज्यों में प्रचलित है। बहुत जल्दी हम यहाँ पे भारत का मैप ड्रॉ कर लेते हैं। ये तो उत्तर पूर्वी राज्य कौन से हैं? जो ये भारत के, ये ऊपर हो गई आपकी उत्तर, नीचे कौन सी डायरेक्शन है? दक्षिण, यहाँ पर पूर्व और यहाँ पर पश्चिम। तो उत्तर पूर्वी राज्य कौन से हैं? जो भारत के उत्तर और पूर्व में हैं, ये वाले राज्य भारत के उत्तर पूर्वी राज्य कहलाते हैं। और यहाँ पर कौन सी कृषि प्रचलित है? झूम कृषि या शिफ्टिंग कल्टीवेशन लिखा है ना यहाँ पे, देखिए। इसमें जंगल काटकर भूमि पर खेती की जाती है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन में जंगल काट करके भूमि की जाती है। कुछ वर्षों बाद भूमि बंजर हो जाती है। इससे वनों की क्या होती है? हानि होती है। कॉमन सेंस की बात है कि एक स्थान पे वनों को काटा, वहाँ की भूमि बंजर हो गई, फिर दूसरे स्थान पर वनों को काटा और पेड़ लगाना। पेड़ तो कम लगाए जाते हैं, लेकिन पेड़ों को काटा अधिक जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, भारत में भूमि उपयोग आंकड़े किस संस्था द्वारा प्रकाशित होते हैं?
ओके वेट, इसके लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। तो भूमि उपयोग के लिए कौन से आंकड़े हैं? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 22, भूमि संरक्षण हेतु टेरेस फार्मिंग कहाँ अधिक उपयोगी है? तो ये अधिक उपयोगी है पर्वतीय क्षेत्रों में, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। भारत में भूमि उपयोग आंकड़े किस वर्ष से उपलब्ध हैं? तो ये उपलब्ध हैं 1950 और 51 से। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, भारत में बंजर भूमि का प्रतिशत लगभग कितना है? तो ये है आपका 10%। सॉरी, कुछ क्वेश्चंस ऐसे रह गए थे जिनके आंसर शो हो रहे हैं बिकॉज PDF एडिटिंग नहीं हो पाई थी अच्छे से। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत भूमि उपयोग को प्रभावित करने वाला सामाजिक कारक कौन सा है? तो ये है जनसंख्या दबाव। जो पॉपुलेशन का प्रेशर हो रहा है, जनसंख्या बहुत अधिक है लेकिन हमारे पास भूमि बहुत कम है। पूरे विश्व का केवल 2.4% ही हमारे पास क्या है? भूमि है, और जनसंख्या पूरे विश्व की सबसे अधिक है, जिसकी वजह से भूमि पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है, जनसंख्या घनत्व बढ़ रहा है। तो आज के इस सेशन में हम इतने ही क्वेश्चंस को देखेंगे और एक दो टॉपिक्स के लिए और हम वीडियो कवर करेंगे क्वेश्चंस का। और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक का बटन दबा दीजिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिए। थैंक यू।